हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आज आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 4 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 का सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 देखने के पहले कुछ चैप्टर नंबर 3 के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अपन ने एक चीज़ देखी है कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस आधार पर हमको ये चीज़ पता चलती है कि ये जो एटम है इनका जो नंबर ऑफ एटम है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में वो 2 भी हो सकता है और 2 से अधिक भी हो सकता है। सेम एज जो दूसरी चीज़ यहाँ क्लियर होती है वो ये होती है कि ये सेम एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं जो आपस में कंबाइन होकर के इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ये बात हुई। इसी चैप्टर में हमने जो पढ़ा हुआ है वो डाल्टन थ्योरी पढ़ी हुई है। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के बारे में क्या बात कही, परमाणु मतलब एटम। इन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल पार्ट है, इट मीन्स अनकटेबल पार्ट, जिसको अपन 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं कि किन किन से मिलकर के बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल ले लीजिए। एप्पल को यदि आप 2 भागों में कट करेंगे तो उसका इंटरनल पार्ट आपको दिखने लगता है कि उसमें बीज पाया जाता है, ग्रेवी पार्ट पाया जाता है, साथ ही साथ उसकी आउटर लेयर पाई जाती है। बट एटम को लेकर के इस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट अपन के सामने नहीं था। 19वीं सेंचुरी के बाद में जब वैज्ञानिक आए तो उनके सामने 2 प्रकार की समस्या थी। पहले कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है और दूसरी एटम की प्रॉपर्टी क्या है। इसको लेकर के यूनिट 4 में आपके कई सारी बातें कही गई हैं, कई मॉडल और एक्सपेरिमेंट को शो किया गया है जो एटम के स्ट्रक्चर को ही नहीं साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में इसमें बताया गया है कि जो एटम है इसमें चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो पहले चार्ज पार्टिकल के बारे में बात की गई है वो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ई के साथ माइनस सिंबल का यूज़ किया जाता है। क्यों? स्मॉल ई किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, सेम एज जो इसमें माइनस दिखाया जा रहा है चार्ज, वो किसका है? इसके निगेटिव पार्ट को शो करता है। ये चीज़ हमको किस साइंटिस्ट ने बताई थी? तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। सेम एज जो सेकंड देखे अपन तो ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैनॉल रे में अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमें ये चीज़ बताई कि इसमें जो सेकंड चार्ज पार्टिकल पाया जाता है वो क्या होता है? वो होता है इसका प्रोटॉन, जिसको शो करने के लिए इन्होंने स्मॉल p का यूज़ किया और उस पर जो चार्ज था पॉजिटिव उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने प्लस चार्ज का यूज़ किया। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक जो एटम है वो उसमें 2 तरह के चार्ज पाए जाते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। इस आधार पर जो कॉन्सेप्ट बनाया गया वो कहा गया कि जो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, इस अकॉर्डिंग ये क्या होता है? बैलेंस होता है। और इसी को लेकर के जो सबसे पहला मॉडल अपना दिया था वो मॉडल डाल्टन ने ही दिया था, जिसको अपन इंडिविजुअल या अनकटेबल एटम के नाम से जानते हैं। इसके भी लिमिटेशंस हैं इस पोस्टुलेट की, साथ ही साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, बट उनसे भी ज़्यादा मेन और मोस्ट हुई वो थी थॉमसन मॉडल की। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया वो केक के आधार पर था। इन्होंने क्रिसमस केक को लेकर के अपनी बात कही। इन्होंने कहा जो केक का आउटर स्फीयर पाया जाता है उसको इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। साथ ही साथ उस केक के अंदर जो बीच बीच में हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं उसको इन्होंने कहा ये नेगेटिव चार्ज है। और अच्छे से इंडियंस को समझाने के लिए इन्होंने जो अपना दिया कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा कि ये एक वाटरमेलन है, मतलब तरबूजे का जो बाहर का ब्लैक और ग्रीन कलर का जो पूरा स्फीयर पाया जा रहा है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? उसके पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन को शो कर रहा है। साथ ही साथ उसका जो बीज पाए जा रहे हैं बीच बीच में वो किसको शो कर रहे हैं? वो उसके
निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके पोस्टुलेट्स आपको दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मॉडल दिया गया था वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया गया था। रदरफोर्ड अर्नस्ट नामक वैज्ञानिक थे, जो अर्नस्ट रदरफोर्ड जिनका पूरा नाम था। रदरफोर्ड उन्हीं के नाम पर इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया, क्योंकि ये 99% तक सक्सेस मॉडल था एटम को लेकर के। इन्होंने अपने मॉडल में दो चीज़ों को यूज़ किया था, एक तो अल्फ़ा पार्टिकल और दूसरा जो यूज़ किया था वो गोल्ड फॉयल थी। अल्फ़ा पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी समझने के पहले अपन देख लेते हैं कि इस किसी भी लाइट सोर्स से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे सनलाइट है, सनलाइट से देखते हैं अपन तो पूरी जगह रोशनी हो जाती है। वो रोशनी जो हो रही है वो अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हो रही है। उस वेवलेंथ को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? उसको स्पेशल नाम दिया गया है। इन रेडिएशंस को 7 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 7 भागों में से एक भाग है अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। किससे कोरिलेटेड होता है? हीलियम से कोरिलेटेड होता है। साथ ही साथ जो अल्फ़ा पार्टिकल है, हीलियम से रिलेटेड होने के कारण जो इसमें मास पाया जाता है वो फोम युक्त पाया जाता है। सेकेंड जो इसमें फॉइल यूज़ की गई है वो गोल्ड फॉइल थी और बहुत थिन, मतलब बहुत पतली थी। इतनी पतली कि जैसे आप मिठाई खाते हैं तो मिठाई के ऊपर जो चांदी का वर्क चढ़ा हुआ होता है सिल्वर का, सेम वही फॉइल इन्होंने यूज़ की। डिफरेंस था कि वो सिल्वर की होती है और ये गोल्ड की थी। उस फॉइल में 1000 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स के रेडिएशंस के थ्रू एक्सपेरिमेंट में दिख रहा होगा कि हम ये चीज़ कैसे क्लियर करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे रिस्पायरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर क्या हम सांस में ऑक्सीजन ही लेते हैं एटमॉस्फेयर में? ऐसा नहीं है। हम सारी गैसेस को लेते हैं, मतलब गैसों का मिक्सचर लेते हैं। उनमें से केवल ऑक्सीजन को हमारा शरीर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सेम एज इसमें जो स्कैटरिंग की गई थी वो केवल अल्फ़ा पार्टिकल्स को लेकर के गई थी, मतलब जो गोल्ड फॉइल पर पार्टिकल्स पड़े वो किसके हों? अल्फ़ा पार्टिकल्स के हों। इसके लिए स्कैटर लगाया गया था। जब इस अल्फ़ा पार्टिकल का रिएक्शन गोल्ड फॉइल में देखा गया तो गोल्ड फॉइल में से कुछ रेडिएशंस बाहर आई। इन रेडिएशन में से जो 90% रेडिएशंस थी वो बिल्कुल सीधे निकल गई। इट मीन्स कि इसका बहुत सारा भाग क्या है? खोखला है। कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो जाते जाते अपनी दिशा से दूसरी दिशा में चली गई, अनदर डायरेक्शन में चली गई। मतलब कि इसके बीच में कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का नेचर भी कैसा था? पॉजिटिव था। तो जब ये गई तो या तो निगेटिव चार्ज वाली होती तो वो बाहर ही नहीं निकलती, पर बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि उसके सेंटर पार्ट में भी क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज वाला कोई प्रोटॉन उपस्थित है। प्रोटॉन, इट मीन्स कि उसको क्या नाम दिया गया था? प्रोटॉन नाम दिया गया था। बट वो जिसमें पाया जा रहा था उसको इन्होंने क्या कहा? उसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा। सेम जो थर्ड इन्होंने देखा, थर्ड मतलब 100 में से केवल 1 रेज ऐसी थी जो 180 की डायरेक्शन से जा तो रही थी एंगल बना करके, बट उसी एंगल से वो वापस भी आ रही थी। इट मीन्स कि उसका जो सेंटर पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज के अलावा भी कुछ ऐसा चार्ज पाया जा रहा है जो इसको वापस भेजने का काम कर रहा है। इस आधार पर यदि देखी जाए बोहर मॉडल की पोस्टुलेट, तो इन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए। उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो इनका सेंटर पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत छोटा है एटम के अकॉर्डिंग, और उसमें 2 चार्ज पाए जा रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है जिसको अपन प्रोटॉन नाम दिए। सेम एज इन्होंने जो कहा वो कहा कि पूरा जो एटम है उसका मास किस पर डिपेंड करता है? उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ इन्होंने जो तीसरी बात कही वो ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज वाले वो कहाँ पाए जा रहे हैं? इसकी सर्कुलर पथ में पाए जा रहे हैं। बट ये चीज़ नहीं बता पाई कि उन इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसे है।
इनके पोस्टुलेट को देखने के बाद फिर जो इनकी लिमिटेशंस आई, उन लिमिटेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो यही थी कि ये इलेक्ट्रॉन की सैचुरेशन को क्लियर नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन की सैचुरेशन को क्लियर करने के लिए जो आगे कॉन्सेप्ट दिया गया वो था बोहर नामक वैज्ञानिक ने, जिसे बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। बोहर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की सैचुरेशन को क्लियर करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला दिया, वो दिया 2n²। इट मीन्स कि यदि ये न्यूक्लियस है, इसके मिड में, इसके सेंटर पार्ट में यदि न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो इसके चारों ओर क्या पाई जाएंगी, क्लासेस पाई जाएंगी, जिसको इन्होंने एनर्जी लेवल नाम दिया। इन्हीं एनर्जी लेवल में कहा कि पर एनर्जी लेवल्स में एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले में यदि n की वैल्यू अपन पुट करते हैं, n की वैल्यू कैसे क्लियर की जाती है, यदि फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो उसको k से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम एज यदि सेकेंड एनर्जी लेवल है तो उसको किससे क्लियर किया जाता है, l से। सेम एज यदि थर्ड एनर्जी लेवल है तो उसको किससे शो किया जाता है, m, k, l, m, n, इस तरह से बढ़ती जाती है। मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये भी बढ़ती जाएगी। तो n की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n² में 2। यदि n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। सेम एज यदि n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 18, और 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 32। ये बोहर नामक वैज्ञानिक ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। इस अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट के एटम में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उनके ऑर्बिट के बारे में जानकारी स्पष्ट कर पाते हैं कि उसमें कौन कौन से ऑर्बिट पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को लेकर के अपन चल रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इस आधार पर उसकी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। क्योंकि इसमें जो 2, 8, 18, 32 का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें मैक्सिमम नंबर बताया गया इलेक्ट्रॉन का। मतलब कि इसमें फर्स्ट एनर्जी लेवल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सेम एज जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, 8। सेम एज नेक्स्ट में 18, नेक्स्ट में 32। इस आधार पर कार्बन का अपन देखें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये तो हुआ बो कॉन्सेप्ट। सेकेंड आता है बोबरी कॉन्सेप्ट, जिन्होंने 2 वैज्ञानिकों ने मिल करके अपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और सेम इसी अकॉर्डिंग इन्होंने अपना पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन दिया, जिसके आधार पर हम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, सेकेंड में कितने और थर्ड में कितने। इसके बाद जो पॉइंट आता है आपके में वो आता है न्यूट्रॉन को लेकर के। न्यूट्रॉन वो पार्टिकल्स था जो इसके न्यूक्लियस में पाया जा रहा था, जिस पर न्यूट्रल चार्ज था, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज था और ना ही निगेटिव चार्ज था। ये 1932 में जे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने इस कॉन्सेप्ट को शो किया था। बोबरी कॉन्सेप्ट देखने के बाद इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इसके वैलेंस को लेकर के। वैलेंस को लेकर के आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो बात कही गई है इसमें वो कही गई है कि इसके आउटर स्फीयर में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उनको ही इसमें क्या कहा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा गया है। बट आपको मैं क्लेरिफाई करूं, बताना चाहूँ तो पीरियोडिक टेबल वैलेंस के बारे में बात करें तो वैलेंस 2 वर्ड से रिलेटेड होता है। वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेल मतलब जो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पथ पाया जाता है वो चीज़ क्या कहलाती है, अपनी शेल कहलाती है, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती है और अल्फ़ाबेटिकली जो शो किया जाता है वो KLMN के द्वारा शो किया जाता है।
सेम एज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ऑर्बिट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। सोडियम जिसका लैटिन नेम है नेट्रियम। इंट्रोडक्शन देखिए सोडियम का, तो जो एलिमेंट नेम है वो क्या है, सोडियम। सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 22.98। ये पीरियोडिक टेबल में इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है। X फॉर क्या होता है, एलिमेंट, Z फॉर उसका एटॉमिक नंबर, A फॉर उसका मास नंबर होता है। जब इस आधार पे इसको सेट किया जाएगा तो कैसा हो जाएगा, Na 11 22.98। ये हो गया इसके सिंबॉलिक फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़े तो देखिए इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने के लिए देखें तो किसी भी एटम में 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सेम एज इसमें भी कितने पाए जाएंगे, यदि इसका एटॉमिक नंबर 11 है मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 11, और सेम एज इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। क्यों, क्योंकि जो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। सेम एज यदि इसका मास फाइंड किया जाए तो मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो इसके नाभिक में पाया जाता है। आगे बढ़े तो देखिए किसी भी एटम के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस जो इसके बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और साथ ही साथ उसके सर्कुलर पथ में क्या पाया जाता है, ऑर्बिट, जिस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग होता है, तो बोहबरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था 2n² का, इसमें n क्या चीज़ फाइंड करता है, नंबर ऑफ शेल। इनकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। इसी के अकॉर्डिंग जो इसको लेटर में शो किया जाता है वो KLMN होता है। देखिए इसकी वैल्यू निकालें अपन, तो पहले n की वैल्यू 1 रखे, 1 रखेंगे तो क्या निकला, 2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी फर्स्ट शेल में, 2। सेकंड में देखिए 2, टोटल कितने थे इलेक्ट्रॉन, 11, 2 से माइनस कर दिए, क्या आ गया, 9। मतलब अभी फर्स्ट शेल में यदि हम इतने इलेक्ट्रॉन भर दें, भर के देखते हैं अपन, तो ये हो गया एटम का न्यूक्लियस, जिसमें क्या है, प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 11। इसके बाद क्या आएगी इसकी सर्कुलर पथ, जिसको अपन कहते हैं ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या मान निकला, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू निकली 2, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2। अब कितने बचे इनके पास, इसके पास बचे 9। सेकेंड शेल के लिए फाइंड करते हैं अपन, तो सेकेंड शेल के लिए कितना आया, यदि n की वैल्यू 2 है तो कितना निकल आया रिजल्ट इसका, 8। मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस बाय 9, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चले गए तो 9 बचे। 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, आपके सेकेंड शेल में चले गए, कितना बचा, सिंगल 1 बचा। तो जो थर्ड सब सेल आएगी उसमें कितने बचा, सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये अपन ने भर दिया। तो देखिए अपन जो सोडियम का ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये हो गई इसकी ऑर्बिट। कितनी पाई जा रही हैं, 1 2 और 3, KLM। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8 एंड थर्ड सर्कुलर पथ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो जो इसकी आउटर स्फीयर में ये जो शेल है ये कहलाती है वैलेंस शेल, और सेम एज जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इसकी कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत आसानी से इसको समझने के लिए अपन एक चीज़ देख लें, केवल जो पीरियोडिक टेबल होती है अपन की वो 2 भागों में बटी हुई होती है, ग्रुप और पीरियड में। पीरियड 1 से लेकर के 7 होते हैं, जैसे आपके स्कूल में 1 से लेकर के 7 पीरियड लगते हैं पढ़ाई के, सेम एज। और ग्रुप नंबर 1 to 18 यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जो क्लासिफिकेशन वो इस अकॉर्डिंग होता है, S के 2 ग्रुप होते हैं, सेम एज P के 6 ग्रुप होते हैं,
2 + 6 = 8 और डी के 10 होते हैं तो 18। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको रोमन लेटर में शो ना करके सीधे 1 2 3 4 5 6 में क्लियर किया है, क्योंकि जो सबसे छोटा ऑर्बिटल है वो एस है, एस के बाद पी, पी के बाद डी और फिर उसके बाद एफ होता है। इस अकॉर्डिंग तो देखें अपन तो कितने हो गए अपन के पास, टोटल 8 ग्रुप हो गए। इन 8 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में 7, सेकंड में 7, थर्ड में जो पाए जाएंगे, फोर्थ में 5 में 6 में 7th में, तो उनके जो एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, उसके ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग होगी। जैसे फर्स्ट ग्रुप में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में उपस्थित है इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सेम है सेकंड में देखें तो कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। आगे चलें, BCNOFHE, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। बोरॉन थर्ड ग्रुप का है इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3। सेम एज कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की 6, फ्लोरीन की 7, सेम एज हीलियम की कितनी हो जाएगी, 8। बट इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसकी कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है आउटर शेल में। तो छोटी सी ट्रिक है, इस अकॉर्डिंग आप वैलेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट इसमें बात की गई है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या आपकी लैंग्वेज में जो कही गई है वो बात ये है मास नंबर। जिस एटॉमिक मास और मास नंबर का फॉर्मूला ये होता है जिसमें x किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो a है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर को, और जो z है वो किसको शो कर रहा है, वो एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, मतलब परमाणु क्रमांक को। तो जो आपके पीरियोडिक टेबल में बॉक्स में लिखा हुआ रहता है वो इन 3 चीज़ों को बताता है। और बात करें तो जो आपका एटॉमिक नंबर को लेकर के बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, या जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे। सेम एज जो इसका मास बता रहा है, मास नंबर कैसे निकालते हैं अपन, मास नंबर इक्वल्स टू दिया हुआ है न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उनकी संख्या लिख दी जाएगी तो क्या निकल आएगा, इसका मास नंबर। इन तीनों चीज़ों में से यदि आपको 2 चीज़ दी हुई हो, 2 के नंबर दिए और थर्ड आपको फाइंड करने को कहे तो आप इस फॉर्मूले में रख करके तुरंत फाइंड कर सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। सेम एज जो आपके यूनिट के लास्ट कॉन्सेप्ट हैं वो आइसोटोप और आइसोबार को लेकर के हैं। आइसोटोप क्या लाता है, अभी मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की आपसे, तो जो पीरियोडिक टेबल दी गई है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसे मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने दी। ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सेट की गई है। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस अकॉर्डिंग पूरी की पूरी सेट है, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर पर निर्भर करती थी। इसी आधार पर यदि हम देखें आइसोटोप आइसोटोप हिंदी में कहलाता है समस्थानिक, आइसोबार कहलाता है समभारिक। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इट्स कॉल्ड आइसोटोप। इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इट मीन्स आइसोबार। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिए हुए हैं HHH, इनमें देखा जाए सिंबॉलिक फॉर्म में तो तीनों में नीचे 1 1 लिखा हुआ, मतलब इसका जो
एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, बट जो इसमें ऊपर दिखाया जा रहा है मास नंबर वो क्या है, 1 2 3। मतलब इसमें इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर है। डिफरेंस किस में आ गया, इसके मास नंबर में। सेम जो आइसोबार का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, उसमें 3 चीज़ों का, आपकी बुक में 2 ही चीज़ों के बारे में बात की गई है। वो ये है कि कैल्शियम को लेकर के बात की गई है और साथ ही साथ बात की गई है पोटेशियम को लेकर के। बट यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, 18, 19, 20, जिनका एटॉमिक नंबर है। 18 हुआ ऑर्गन का, 19 हुआ पोटेशियम का और 20 हुआ कैल्शियम का। ये तो इसके एटॉमिक नंबर थे, बट इसका यदि मास नंबर देखा जाए तो वो सब में 40 40 40 लिखा हुआ है। मतलब कि जिनके मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, वो क्या कहला रहे हैं, आपके आइसोबार्स कहला रहे हैं। और जिनके एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, वो क्या कहला रहे हैं, आइसोटोप कहला रहे हैं। लास्ट पॉइंट में मैं आपको ये चार्ट दे रही हूँ जिसमें देकर के आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इस यूनिट में हमने पॉइंट बाय पॉइंट किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। जो बीच बीच में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, साथ ही साथ उनको मैंने आपको पिक फॉर्म में उनके क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर आपको दिए हैं। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कहीं डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।